सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का दिन इस विश्लेषण के साथ। प्रथम प्रश्न में हमारे सामने जो खबरें हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कैसे भारत ने फ़िलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन को राहत पैकेज दिया है एक तरीके से, जिसमें दवाएँ, आपदा के समय आने वाली ज़रूरी सामग्री मौजूद है। ये हमारे सामने ठीक है। पैलेस्टाइन भारत के रिलेशंस भी बहुत पुराने हैं। भारत ने इस इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा से दोनों तरफ अपने पैर रखे हैं। इस बार भी अगर भारत इज़राइल का पक्ष ले रहा है तो वो हमास के खिलाफ ले रहा है, ना कि पैलेस्टाइन के खिलाफ ले रहा है। भारत कहता है कि ये इन दोनों का निजी और सामरिक मामला है, इसलिए भारत दोनों तरफ ही रहता है, या कहे कि न्यूट्रल स्टेट की तरह। यहीं पे हमारे सामने वापस से इंडिया और कनाडा के खराब हो रहे संबंध के बारे में बताया गया है। फिर से भारत के राजदूतों को वहाँ से जाने के लिए कहा गया है कनाडा से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत के मामलों में कनाडा के कर्मियों के हस्तक्षेप को लेकर चिंताओं के मद्देनज़र नई दिल्ली ने देश में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता का प्रावधान लागू किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा है कि यदि कनाडा में भारत राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति दिखती है तो भारत कनाडा के लोगों को वीज़ा जारी करने फिर से शुरू कर सकता है। हम जानते हैं कि इस समय थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम चल रही है कनाडा के साथ में, तो उसी को लेके अभी भारत सरकार भी अपना कोई ना कोई निर्णय लेती रहती है। कनाडा अपने 41 राजनयिकों को पहले ही भारत से वापस बुला चुका है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को भारत से राजनयिकों की वापसी की घोषणा करते हुए भारत के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत और राजनयिक संबंधों पर जेनीवा संधि का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। भारत पहले ही इस आरोप को खारिज कर चुका है। समय रहते हमको उम्मीद है कि कनाडा के साथ हमारे संबंध और बेहतर होंगे। आइए आते हैं सीधे आर्टिकल्स पे। अंतरिक्ष की सैर। चंद्रमा और सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। गगनयान TVD-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर भारत में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में कदम रख दिया है। देखिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ने खासकर इसरो को ये डायरेक्ट करा है कि अब हमने बहुत सैटेलाइट भेज ली, हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे सक्सेसफुल मिशंस कर लिए हैं, हमने रोवर भेज दिए हैं मार्स पे, हमने कई राष्ट्रों के साथ मिलके अच्छा काम करा है। अब हमको इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, एस्ट्रोनॉट्स को। इसीलिए अब जो हमारा गगनयान का नया मिशन होगा उसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। और हाल ही में जो इसके ट्रायल टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि अब कल जो टेस्ट हुआ था आपका गगनयान के रॉकेट का, तो उसमें इवैक्यूएशन टेस्ट हुआ था कि मान लीजिए इन केस अगर रॉकेट कहीं बीच में ख़राब हो जाता है, उड़ते वक्त या फट जाता है, तो अगर क्रू को सेफली निकालना हो तो कैसे इवैक्यूएट करेंगे। तो जो पॉड होता है जो समुंदर में जाके गिरता है, उसको कैसे हम ढूंढेंगे, उसको कैसे, उसके पास हम कैसे जाएंगे, इसकी ट्रेनिंग करी थी इंडियन नेवी के साथ। इससे पहले कल के पहले एक टेस्ट हुआ था। बहुत टेस्ट होते रहते हैं देखिए इन मिशंस में। बेसिकली इसरो अब हर संभव प्रयास कर रही है कि हम मैन्ड मिशन करें, अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजें। ठीक है। आ कहते हैं विलंबित न्याय।
देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों और उनके निपटारे की सुस्त रफ्तार को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है, मगर कैसे लंबित मुकदमों का समय पर निपटारा किया जाए, इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं दिखती है। ये बेवजह नहीं है कि अदालतों तक पहुंचे मुकदमे कई बार दशकों तक लटके रहते हैं या उन्हें निपटारे की गति बेहद धीमी होती है। बीते शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया कच्छप गति से आगे बढ़ती है तो न्याय व्यवस्था से वादियों का मोहभंग हो सकता है। मुकदमों के बोझ और ऐसे मामलों में न्याय की रफ्तार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी के आंकड़ों के मुताबिक कई मुकदमे अदालत में 50 वर्ष से ज़्यादा समय फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे भी मामले होते होंगे जिनमें शामिल पक्षकारों की इतने लंबे वक्त तक न्याय का इंतज़ार करते हुए मौत भी हो जाती है। देखिए, हम जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म्स लाई थी, तो अब सारे केस की अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए डेटा ग्रिड लॉन्च करा था। सब डेटा ऑनलाइन होता है उसमें। तो इससे क्या हो रहा था कि केसेस का ट्रैक रिकॉर्ड पता लग रहा था। तो डेटा ग्रिड से हमें पता लगता था कि कितने पुराने पुराने केस चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं। ई कोर्ट सिस्टम शुरू करा कोर्ट ने। ई कोर्ट के माध्यम से क्या होता है कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन कर दी है। ठीक है ना। इवन अब वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अब कोर्ट अटेंड कर सकते हैं अगर वो शहर से किसी और केस के लिए बाहर हैं। तो ये सब रिफॉर्म्स होने से क्या हो रहा है कि कोर्स की जो केसेस हैं इनको निपटाने का प्रयास करा जा रहा है जल्द से जल्द और स्पीडी ट्रायल। हालांकि ई रिफॉर्म्स होने के बाद भी अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करा है कि जो स्पीड है केसेस के निपटारे की वो बहुत धीमी है। इससे क्या हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा उठ रहा है लोगों का। और हम भी ये जानते हैं कि अब लोग कोर्ट कचहरी चक्कर में जाने से बचने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं पैसे ले दे के भी काम हो रहा है तो लोग प्रेफर करते हैं कि नीचे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्तर पे ही ये काम हो जाए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल में। आर्थिक विकास और धीमी नवाचार, इनोवेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक GII, ये इनोवेशन इंडेक्स होता है। इनोवेशन और नवाचार क्या होता है? इनोवेशन होता है कुछ नया करना, इनोवेशन होता है कुछ इनोवेट करना, कुछ नई चीज़ बनाना। और हाल ही में इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंकिंग है वो 40 है। 132 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में भारत 40वें पायदान पे है। तो ये याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगा। भारत की रैंक है मेरे साथियों 40। जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 10 अक्टूबर को प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 23-24 में भारत की विकास दर 6.3% रहेगी। वहीं विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों में भारत के लिए 2027 की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा 2047 में विकसित देश बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आज तक ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया, मगर अब होगा। गौरतलब है कि शोध एवं नवाचार में भारत की रैंकिंग ये दर्शा रही है कि भारत नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकारी प्रभावशीलता जैसे विविध क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। हम जानते हैं साथ ही गवर्नमेंट ने कैसे ई गवर्नेंस के माध्यम से, गवर्नमेंट ने कैसे डिजिटाइजेशन के माध्यम से बेहतर से बेहतर एफिशिएंट सिस्टम बनाने का प्रयास करा है। ठीक है। भारत की शोध एवं नवाचार ऊंचाई में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधीकरण, उच्च तकनीक निर्माण और सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन में भी अहम भूमिका निभाई है। वेरी गुड। ठीक है।
तो हमने देखिए इनोवेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स लग रहे हैं, हमारे यहाँ नए-नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने फार्मा मेडिटेक सेक्टर में शोध तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है ना। फार्मा डिवाइसेस होते हैं ना, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाने के लिए, दवाइयों के नए-नए हमारे नई-नई टेक्निक्स बनाने के लिए, ठीक है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 3/4 भी अधिक है। दुनिया में 180 से अधिक देशों में शोध एवं विकास में करीब 2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की राशि व्यय की जाती है। मतलब देखिए, हम जानते हैं कैसे विदेशी बजट में इनोवेशन पे बहुत पैसा खर्च करा जाता है। अमेरिका में, चीन में, जापान में, जर्मनी में। इसलिए उनके क्या होता है ना, बढ़िया-बढ़िया इन्वेंशन होते रहते हैं। वहीं पे भारत में इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हालाँकि अभी भी हम गवर्नमेंट ये बढ़ा ही रही है हर बजट में। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि इजरायल ने रक्षा क्षेत्र में शोध एवं विकास पर अधिक व्यय करते हुए दुनिया में आज अपने को रक्षा उत्पादन में क्षेत्र में मजबूती से खड़ा कर लिया है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि इजरायल ने देखिए इनोवेशन पे कितना अच्छा काम करा है। बहुत ही हाईटेक वेपन्स हैं इजरायल के पास। अभी हम देखिए कि हाल ही में जो हम जानते हैं इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इजरायल के पास ऐसे-ऐसे वेपन्स हैं जिनसे वो दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। वो हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना कहीं पे जाए अटैक कर सकते हैं। उनके गेट सिक्योरिटी सिस्टम एडवांस्ड हैं। उन्हें पता रहता है कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ टहल रहा है। तो ये इनोवेशन से पॉसिबल हुआ है, और इज़राइल इन सब टेक्नोलॉजी का माध्यम अपने यहाँ तो कर ही रहा है। इज़राइल इन्हें बेचता भी है, टेक्नोलॉजी को बेचता है, देश खरीदते हैं। जैसे भारत ने म्यांमार बॉर्डर पे स्मार्ट फेंसिंग के लिए जिक्र करा है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पे स्मार्ट फेंस लगाएगा, तो मेरे साथियों स्मार्ट फेंस को हम इज़राइल से खरीदेंगे। ये हाईटेक कैमरे लगे होते हैं फेंस में। अरे ये फेंस ये नहीं होता है कि एक ये लकड़ी के खरीद लिए, उन पे सीमेंट के पिलर बना दिए, तार खींच दिए। स्मार्ट फेंस बहुत ही हाईटेक कैमरे से लैस होता है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं लगे हुए, मोशन डिटेक्टर्स होते हैं लगे हुए, ठीक है ना। और तमाम टेक्नोलॉजी होती है, गेट्स होते हैं पूरी तरह एडवांस कंप्यूटराइज्ड गेट्स होते हैं। आपको आईडी लगा के पूरा उसमें रिकॉर्ड आ जाता है आपके बारे में। तो दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बॉर्डर को सिक्योर कर पाएंगे अपने। इस बीच अगर हम इनोवेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी NIRF नेशनल इनोवेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए भी अपना NRF नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च करके भी हम अपने देश को और आगे ले जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। ये सब पॉलिटिकल खबर है, इसको इग्नोर करिए तो भी ठीक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज़राइल के लिए खबरें आ रही हैं, ये अपडेट्स हैं, बहुत ही करंट में वहाँ पे परिवर्तन देखे जा रहे हैं। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।